हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन का अध्याय 7 त्रिभुज के स्वमूल्यांकन परीक्षण के समस्त सवालों को हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले की समस्त वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप बहुत ही आसान तरीके से सवालों को हल कर पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3√3 सेंटीमीटर है तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमको शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर भुजा की वैल्यू जो है 3√3 है, इसको हम मान लेते हैं a बराबर 3√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। शीर्ष लंब की लंबाई हम h मान लेते हैं। h बराबर हमको ज्ञात करना है। फार्मूला लिखेंगे h बराबर √3/2 मल्टीप्लाई a होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2 मल्टीप्लाई a की जगह पर 3√3 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे √3 की गुणा √3 से होती है तो √9 हो जाता है, और √9 जो होता है 3 का होता है, और इस वाले 3 से 3 की गुणा कराएंगे 3 3 9 हो जाएगा, और बटे में 2 लिखेंगे। 9 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 चक्कू 8, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 1 के आगे 10 हो जाएगा, यानी 2 पंचे 10। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4.5 सेंटीमीटर शीर्ष लंब की लंबाई होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज PQRS के विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। PQ समांतर है RS, PQ जो है 3RS के बराबर है। यदि त्रिभुज POQ व ROS के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक जो है यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार जो है समलंब चतुर्भुज जो है यहाँ पर बन जाता है। इसका नामकरण करेंगे, इसको हम PQ रखेंगे, और ये RS है, ये जो है इसके क्या है कि समांतर है। PQ बराबर है 3RS के, PQ ज्यादा है, ये 3RS यानी 3 गुना के बराबर है। त्रिभुज POQ यहाँ से हम जो है एक यहाँ पर विकर्ण डाल लेते हैं, और यहाँ पर ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा, और ये जो है बिंदु O पर मिल रहा है। तो त्रिभुज POQ ये वाला, और दूसरा ROS ये वाला, ये त्रिभुज की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर ये चित्र बना लेते हैं। अब लिखेंगे हम यहाँ पर देखो त्रिभुज, सबसे पहले इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो लिखेंगे त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल, और बटे में दूसरा त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल, ये हम लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे। त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल बटे जो है त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर इनकी भुजाएं हम अनुपात में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे PQ। देखो POQ में भुजा हम कौन सी लेते हैं, PQ लेते हैं, और दूसरा जो त्रिभुज था उसमें जो है हम भुजा RS लेते हैं, जो एक दूसरे के समांतर है। जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हम लेते हैं, इनका जो है क्या होता है, स्क्वायर होता है क्षेत्रफल में। PQ की वैल्यू जो है कितनी दी है, 3RS है यहाँ पर, तो 3RS लिखेंगे और इसका स्क्वायर लिखेंगे PQ की जगह पर, ये दिया हुआ है, और RS की जगह पर हम RS ही सेम टू सेम लिख लेंगे। अब देखो 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, और RS का स्क्वायर RS स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी RS स्क्वायर हो जाएगा, RS एकम RS हो जाएगा, यानी 9/1 हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमको अनुपात चाहिए था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल बराबर 9/1 हम लिख लेंगे। यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि गली के स्तर से 6 मीटर ऊपर लगे खंभे पर एक बल्ब लगा हुआ है
तो सबसे पहले एक 6 मीटर का हम जो है यहाँ पर खंभा बना लेते हैं। जैसे ये 6 मीटर खंभा है। फिर यदि एक महिला जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, कुछ दूरी पर एक महिला हम बना लेते हैं। यहाँ पर जैसे महिला है ये, और इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। यहाँ पर महिला की जो परछाई है वो 3 मीटर आगे बनती है, तो ये हम कर लेते हैं। और यहाँ से अब हम इसको जो है ऊपर से जो है बल्ब से जोड़ देते हैं, यहाँ पर नीचे की परछाई से। इसको हम x मान लेते हैं, और यहाँ पर a/b, ये c, ये d और ये e मान लेते हैं। अब इसके लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो, AB बटे में जो है महिला की लंबाई यानी EC लिखेंगे, बराबर ये परछाई लिखेंगे यानी BC, और बटे में जो है CD, ये महिला की परछाई लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो हमारा BC की वैल्यू आएगी उससे हम क्या करेंगे, ये महिला की परछाई घटा देंगे, जिससे हमें ये वाली दूरी टोटल पता चल जाएगी। जो x की वैल्यू आएगी उसका मतलब क्या है कि टोटल दूरी आ रही है। यानी AB कितना है, AB 6 है, और EC कितना दिया हुआ है 1.5 है, ये लिखेंगे। और BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, x है, CD की 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.5 की गुणा x से होगी और 3 की गुणा 6 से हो जाएगी। 1.5 इसके बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 6 बटे में 1.5, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ पर 15 से काटेंगे तो 15 चक्कू 60। तो यहाँ पर 4 की गुणा 3 से कराएंगे तो 4 तियां 12 मीटर। आप देखोगे कि यहाँ पर x की वैल्यू जो आई है मीटर, लेकिन हमको खंभे के आधार से महिला की दूरी चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे महिला की दूरी बराबर ये जो 12 आया है, इससे हम अगर महिला की परछाई की लंबाई घटा देंगे तो हमको महिला कितनी दूरी पर है ये पता चल जाएगा। तो 12 से 3 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं 9 मीटर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा। हमारा अगला सवाल नंबर 4 है। लिखा है शहर ए से शहर सी के द्वारा शहर बी तक पहुंचने का मार्ग इस प्रकार है कि AC लंब है CB पर, और AC जो है 2x है, CB जो है 2 ब्रैकेट में x + 7। A व B को सीधे जोड़ने के लिए 26 किलोमीटर का हाईवे बनाने का प्रस्ताव है। हाईवे बनने पर A से B तक पहुंचने में कितने दूरी जो है कम होगी, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये देखो यहाँ पर कहा है AC जो है लंब है, AC किस पर लंब है, यानी AC लंब है CB पर, यानी BC पर जो है AC लंब है। तो हमको यहाँ पर कुछ त्रिभुज जो है बनाना होगा। देखो ये हम जो है लिख लेते हैं। पहले जो है यहाँ पर वैल्यू को लिखेंगे A B C। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, A से C के द्वारा शहर B तक पहुंचने का मार्ग AC लंब है। AC ये लंब है किस पर है, BC या CB पर कह सकते हैं। AC की वैल्यू 2x है तो हम 2x लिखेंगे, और CB यानी BC की वैल्यू 2 ब्रैकेट में x + 7 है तो x + 7 लिख लेंगे। और दूसरी जो वैल्यू AB की, यहाँ पर देखो AB दिया नहीं है। A से B तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस तय करना होगा। देखो A से B तक जोड़ने के लिए 26 किलोमीटर हाईवे बनाने का प्रस्ताव है। यहाँ पर दिया हुआ है 26 किलोमीटर, तो हम 26 रख लेते हैं। हाईवे बनने पर A से B तक पहुँचने में कितनी दूरी कम होगी, ये हमको जो है ज्ञात करना है। तो अब समझ लो, पहले जो है हम यहाँ से A से C तक फिर B तक आते हैं, और वैसे जब ये 26 किलोमीटर का हाईवे बन जाएगा तो हमसे पूछ रहा है कितनी दूरी कम होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी वैल्यू आएगी निकालेंगे, यानी कि ये वाली दूरी BC AC की दूरी को जोड़ेंगे और फिर उससे ये लेस कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके फार्मूला लगाएंगे, यानी AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये हम फार्मूला लगाएंगे। AB की वैल्यू कितनी है, 26 है, बराबर BC कितना दिया हुआ है 2 ब्रैकेट में x + 7, तो इसका हम होलार स्क्वायर करेंगे, प्लस AC कितना दिया हुआ है 2x है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। देखो 26 का स्क्वायर 26 सही हम 676 होता है, तो हम यहाँ पर 600
कितना लिखेंगे, 76 लिखेंगे, ये लिख देते हैं। यहाँ पर देखो 2 पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, तो हम इससे सीधे गुणा करवा लेते हैं। इसको लिख लेंगे 2x प्लस ये जो 7 दिया हुआ है 2 सती 14 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे 676 a प्लस बी का होलर स्क्वायर यानी a स्क्वायर लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, प्लस 2ab, a की जगह पर 2x और b की जगह पर 14 ये लिखेंगे, प्लस 4x स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर 676 बराबर 2x का स्क्वायर 2 दूनी 4x स्क्वायर, 14 14 हम 196 प्लस 2 दूनी 4 और 14 चक्कू 56x हो जाएगा, प्लस ये 4x स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 8x स्क्वायर लिख लेंगे, और ये प्लस का 56x लिखेंगे और प्लस का 196 लिखेंगे। ये 676 जो दिया था ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 8x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 196 माइनस 676 ये कर देंगे और बराबर 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो हमको सबसे पहले करना क्या है, 676 से 196 घटाएंगे और गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 8x स्क्वायर प्लस 56x, देखो 6 से 6 निकालेंगे तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, 17 से 9 निकालेंगे तो 8 बच जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 5 बच जाएगा, 5 से 1 निकालेंगे 4 बच जाएगा, और यह माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस बराबर 0। अगर हम इसको 8 से भाग दे दें सभी को तो ये वैल्यू सारी जो है छोटी हो जाएगी, तो सीधे 8 से 8 कर जाए, यहाँ भी भाग करेंगे क्योंकि दोनों पक्षों में करना होता है, तो 8 सती 56 हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 से 0 को काटेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस का, यहाँ देखो 8 छंग 48, ये 0 है तो 0 भी लिखेंगे, यानी 60 हो गया बराबर 0। अब हमको 60 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर 7 बच जाए। देखो 12 पंचे 60 होता है, 12 से 5 निकालेंगे तो 7 बच जाएगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x और ये माइनस का 60 बराबर 0। दो पदों में हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12, यहाँ पर माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस, देखो माइनस 5 कॉमन लेंगे तो प्लस का 12 बच जाएगा और बराबर 0। x प्लस 12 दोनों में है तो यहाँ पर हम x प्लस 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बच जाएगा और बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 12 बराबर 0, अर्थात x बराबर माइनस का 12 आएगा। दूसरा x माइनस 5 बराबर 0 ये वाला लिखेंगे तो x बराबर प्लस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 वैल्यू जो प्लस की है यही हम लेंगे, क्योंकि ये माइनस की है इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होती है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि जो वैल्यू दी है हमसे कहा का क्या है कि B से A तक पहुँचने में BCA पहले ऐसे जाते थे, अब सीधे जाएंगे तो कितनी दूरी कम पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मान रखेंगे, देखो 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 7 तो 7 5 12, 12 दूनी 24, ये 24 किलोमीटर ये दूरी हो गई। इसमें रखेंगे तो 5 गुणे 2 यानी 10 किलोमीटर, तो ये जो है टोटल दूरी 24 और ये 34 किलोमीटर हमको जाना होता था। 24 किलोमीटर पहले जाते थे, अब अगर ए बी सीधे बन जाएगा तो 26 है, यानी कि कह रहा है ए से बी तक पहुंचने में कितनी कम दूरी। यहाँ पर पूछ रहा है कितने किलोमीटर दूरी कम होगी, तो हम लिखेंगे कम दूरी बराबर 34 दिया है तो 34 लिखेंगे और माइनस ये 26 है तो 26 लिख देंगे। 34 से 26 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 8 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी अगर यह हाईवे बन जाता है ए से बी तक। अब हमारा अगला सवाल नंबर 5 दिया है, चित्र में यदि AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर 1/2 तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो DC का जो है मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ नाम लिख लेते हैं A B O D
और सी, इसकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर दी हुई है, 5 दी हुई है यानी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब देखो इसके अनुसार अगर हम फार्मूले में वैल्यू रखें तो फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर फार्मूला बनाएंगे तो लिखेंगे, देखो अब हम डीसी ज्ञात करने के लिए फार्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले ए बी बटे में डीसी लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, तो AO बटे OC लिख लेते हैं। AB की वैल्यू 5 है और हमको DC ज्ञात करना है तो बराबर DC लिखेंगे। AO कितना है 1 और OC कितना है 2, तो 2 लिख लेते हैं। DC की गुणा 1 से कराएंगे तो DC कम DC बराबर 5 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 5 दूना कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डीसी की लंबाई जो है कितनी सेंटीमीटर आ रही है, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, आयत ABCD के अभ्यंतर में कोई बिंदु O है, तब सिद्ध कीजिए कि OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले एक आयत जो है बना लेते हैं। ये हमारा आयत है। अब इसका नामकरण कर लेते हैं, जैसे इसको हम A, B, C और इसको जो है हम D मान लेते हैं। अब इसमें जो है एक मध्य से एक रेखा खींच लेते हैं, इसका नाम हम EF रख लेते हैं। और इसमें जो है एक यहाँ पर जो है मध्य में, यहाँ पर O बिंदु मान लेते हैं, इसको A से O तक मिला देते हैं और यहाँ पर D को O तक जो है मिला देते हैं। और ऊपर इस O बिंदु को जो है हम सीधे B से मिला देते हैं, B के मध्य बिंदु से, और इधर वाले को AO को जो है हम OC तक जो है बढ़ा लेते हैं, यानी इसको हम मिला देते हैं। अब यहाँ पर देखो यह कुछ इस प्रकार जो है एक आयत बन गया, जिसमें AB, CD, EF और O बिंदु हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो कि ये जो भुजा ABD है, AB के समांतर यह जो है EF रेखा खींची गई है और यह जो CD है यह भी इसके जो है समांतर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि AB, भुजा AB जो है उसके समांतर कौन सी है, EF है, और दूसरी भुजा जो है CD इसके जो है क्या है, समांतर है। AB समांतर EF समांतर CD के है। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो, ये जो कोण दिया हुआ है E यानी AEO, ये जो है 90 डिग्री है और ये बराबर किसके है, EDC के, यानी इस वाले कोण के बराबर है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, कोण AEO बराबर है कोण EDC के, और ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री के क्या है, बराबर है कोण। और इस कोण को हम जो है संगत कोण कहते हैं। तो यह इसका संगत कोण है, इसलिए यह जो है बराबर है। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो, ABFE या ABEF एक जो है क्या है, आयत है। AB यहाँ पर लिख लेते हैं, ABEF एक क्या है, एक आयत है। तब इसकी भुजा जो AE है वो जो है BF के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी आयत में आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AE बराबर BF जो है लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा देख लो, EDCF, ये भी एक जो है क्या है, एक आयत है। इसको हम लिख लेते हैं EFCD, इसको लिख लेते हैं EFCD भी जो है एक क्या है, आयत है। तो इसकी जो ED भुजा होगी वो FC के क्या होगी, बराबर होगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ED बराबर FC। अब यहां पर देखो, हम यहां पर त्रिभुज लेते हैं AEO, फिर दूसरा त्रिभुज जो है हमारा यहां पर ABFO, ये भी त्रिभुज बन रहा और इसमें ये कोण जो है 90 डिग्री है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज AEO लेते हैं। त्रिभुज AEO में कोण AEO
बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है। तो यह त्रिभुज जो AEO दिया है यह समकोण है। समकोण त्रिभुज के अनुसार हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो ये वाली भुजा जो होगी ये कर्ण हो जाएगी, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, OA, यानी OA का स्क्वायर कर्ण में, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये कर्ण का स्क्वायर हो गया, ये OE जो है आधार है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे OE का स्क्वायर और प्लस AE, ये जो है क्या है, यहाँ पर लंब है, तो इसको हम लिख लेंगे AE का स्क्वायर लिख लेंगे और इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब हम ऐसे ही दूसरा त्रिभुज BFO लेंगे जिसमें F कोण जो है समकोण है यानी 90 डिग्री है। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से हम लगाएंगे फार्मूला। त्रिभुज BFO में कोण BFO जो है ये 90 डिग्री है। तब हम कह सकते हैं कि ये वाली भुजा जो OB होगी ये यहाँ पर कर्ण होगी। तो हम इसको लिखेंगे OB का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार यानी OF हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे OF का स्क्वायर प्लस ये जो BF दिया हुआ है इसको लिखेंगे BF का स्क्वायर और इसको हम समीकरण संख्या 2 मानेंगे। अब ऐसे ही हम नीचे त्रिभुज लेंगे OED या DEO, ये त्रिभुज लेंगे। इसमें E कोण जो नीचे वाला है यानी DEO, E कोण 90 डिग्री है यानी समकोण है। तब हम कह सकते हैं कि ये वाली भुजा जो होगी OD यह जो है कर्ण होगी। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज DEO में कोण DEO 90 डिग्री है यानी समकोण है। तब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और लिखेंगे OD का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, OD का स्क्वायर बराबर ये OE जो है, OE रेखा यह यहाँ पर आधार है और DE जो है लंब है। तो यहाँ पर लिखेंगे OE का स्क्वायर प्लस ED, या फिर हम इसको DE लिख सकते हैं। तो लिखेंगे DE का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ऐसे ही हम चौथा त्रिभुज लेंगे ये वाला। इसमें जो है CFO ये जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज CFO में कोण CFO बराबर 90 डिग्री। तब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये जो OC भुजा है यह कर्ण होगी। तो हम लिखेंगे OC का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर FO जो है आधार है, इसको हम OF भी लिख सकते हैं या FO लिख लेते हैं। तो OF का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब FC लिख लें चाहे तो हम इसे CF भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम CF का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये जो है हमारा समीकरण संख्या 4 हो गया। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 और समीकरण नंबर जो दूसरा दिया हुआ यानी चौथा, इन दोनों को जोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 4। देखो यहां पर दिया हुआ समीकरण 1 में OA, तो हम यहां पर लिखेंगे OA का स्क्वायर और प्लस OC का स्क्वायर, ये लिख देंगे OC का स्क्वायर बराबर OA की वैल्यू कितनी है, OE का स्क्वायर ये दिया हुआ है, यहाँ पर OA का स्क्वायर और ये जो है OE का स्क्वायर लिखा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे OE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, ये हो गया। और समीकरण 4 वाले में OF का स्क्वायर लिखेंगे, OF का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर, ये यहाँ पर हम जो है लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर देखो लिखते हैं। देखो सबसे पहले दिया है OE का स्क्वायर, तो हम इसको OE लिख लेते हैं। OE का स्क्वायर प्लस यहाँ पर AE दिया हुआ है और AE की जगह पर हम BF लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो AE था इसकी जगह पर BF का स्क्वायर कर लेंगे। ये जो हमारा OF दिया हुआ है इसको हम सेम टू सेम OF का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस जो CF दिया हुआ है, CF यानी ये जो है CF या FC एक ही है, इसकी वैल्यू कितनी है ED, CF जो है ED के बराबर है। तो इसको हम यहाँ पर ED लिख लेंगे और ED का स्क्वायर कर देंगे। तो OE प्लस ED, यहाँ पर देखोगे OE प्लस ED, ये किसी फार्मूले में अभी हमने लिखा था OE प्लस ED या फिर DE। देखो समीकरण 3 के अनुसार, तो इसमें जो है हम समीकरण लिखेंगे समीकरण 3
व समीकरण 2 से। देखो समीकरण 2 में बी एफ प्लस ओ, ये बी एफ हो गया और दूसरा ओ एफ हो गया, तो बी एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर समीकरण 2 से, और समीकरण 3 से जो लिखा हुआ है ओ ई का स्क्वायर और ई डी का स्क्वायर समीकरण 3 से लिखा हुआ है, इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर रख देंगे। देखो ओ ई प्लस ई डी का स्क्वायर लिखा हुआ है ओ बराबर ओ डी का स्क्वायर, तो इसकी जगह पर हम ओ डी का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे बी एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, तो बी एफ ये हो गया बी एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर बराबर किसके है ओ बी के, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ओ बी का स्क्वायर लिख लेंगे। इधर क्या लिखा हुआ था ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखोगे ये चारों वैल्यू बराबर आ गई, यही हमको सिद्ध करना था। ओ बी का स्क्वायर देखो ये लिखा हुआ है ओ डी का स्क्वायर ये है और बराबर ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर के बराबर आ गया। यही इस चतुर्भुज ए बी सी डी में यानी आयत में हमें सिद्ध करना था। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, संलग्न चित्र में ए बी समांतर है डी सी के। तो सबसे पहले हम ए बी बना लेते हैं, जैसे ये वाली भुजा ए बी है और ये कहा है ए बी जो है डी सी के समांतर है, तो ये वाली भुजा डी सी हो गई। ए बी जो है समांतर किसके है डी सी के है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर कहा ए सी व पी क्यू परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए सी और क्या कहा है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ये वाला बिंदु क्या है ओ है जिस पर काट रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि सी क्यू बराबर या सी क्यू बराबर ओ सी इंटू ए पी, ये अपान में जो है यहाँ पर लिखा नहीं है, ये ओ ए होगा, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर सवाल किताब में मिसप्रिंट है, इसको आप सही कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बिंदु दिए हैं और इसको जो है हम पी क्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर ये जो है सवाल किताब में दिया हुआ है, कुछ हम इस प्रकार लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो इसको हम सिद्ध करते हैं। पहले ही कहा ए बी समांतर है डी सी के, तब हम लिख सकते हैं कोण पी ए ओ, ये वाला कोण जो दिया हुआ है ए कोण, यानी पी ए ओ जो कोण होगा ओ सी क्यू, यानी इस वाले कोण के जो है बराबर होगा, क्योंकि यह कोण एक जो दिया हुआ है इस कोण के जो है एकांतर कोण है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी समांतर है डी सी के, तब कोण पी ए ओ बराबर होगा ओ सी, यानी कोण ओ सी क्यों के। तो यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर क्यों है, क्योंकि यह इसके एकांतर कोण है। अगला देखो ए पी ओ, यानी ये वाला जो पी कोण दिया हुआ है यह जो है सी क्यू ओ, यानी इस वाले कोण के जो है एकांतर कोण है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए पी ओ बराबर है कोण सी क्यू ओ के, और ये दोनों कोण जो है कैसे कोण हैं, ये दोनों कोण जो हैं एकांतर कोण हैं, इसलिए आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एकांतर कोण। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो कोण दिया है ए ओ पी ये कोण, और यहाँ पर जो है सी ओ क्यू ये वाला कोण, ये एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ए ओ पी बराबर है कोण सी ओ क्यू के, और ये कौन सा कोण है, ये कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोणों की वैल्यू जो है आपस में बराबर होती है। अब यहाँ पर तीनों कोणों की वैल्यू जो है बराबर आ रही है, तब हम कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ पी, यानी ये वाला त्रिभुज ए ओ पी और दूसरा त्रिभुज सी ओ क्यू, सी ओ क्यू ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी समरूप है त्रिभुज सी ओ क्यू के, तब हम कह सकते हैं कि भुजा ओ सी जो होगी ये वाली भुजा लिखेंगे ओ सी बटे सी क्यू, ओ सी बटे सी क्यू, और बराबर होगा ये वाली भुजा ओ ए और बटे में ए पी के जो है बराबर होगा। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे ओ ए बटे ए पी
इसके जो है क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर देखो ये वाली भुजा जो सी क्यू है ये ओ ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे सी क्यू मल्टीप्लाई ओ ए और बराबर किसके होगा, ओ सी मल्टीप्लाई ए पी, इसके जो है बराबर होगा। हमको चाहिए क्या, सी क्यू के बराबर में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी क्यू बराबर ओ सी गुणे ए पी और बटे में जो है ये ओ ए इसके बटे में आ जाएगा। यही हमको इस सवाल में जो है प्रूव करना था, यानी सिद्ध करना था। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन सिद्ध होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर, सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर त्रिभुज, इसका नामकरण कर लेते हैं पी क्यू आर। यह है पी डी लंब है क्यू आर पर, यानी पी से लंब है, तो ये जो है क्या है यहाँ पर पी डी, ये जो है लंब है किस पर, क्यू आर पर, कि डी क्यू आर पर स्थित है, तो डी क्यू आर पर स्थित है। पी क्यू ए है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ए, पी आर की वैल्यू स्मॉल बी है, और क्यू डी की वैल्यू सी है, क्यू डी की वैल्यू सी बना लेते हैं, और डी आर की वैल्यू स्मॉल वाला डी है। तो ये हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हम एक एक त्रिभुज में इसकी वैल्यू को रखते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं पी डी क्यू, त्रिभुज पी डी क्यू में यहाँ पर यह देखो पी डी क्यू में कोण डी जो होगा 90 डिग्री होगा, यानी यह जो है कोण समकोण होगा। तब अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस डी क्यू का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। तो अब हमको जो है यहाँ पर पी डी की वैल्यू बतानी है, तो हम यहाँ पर जो है पी डी क्यू में कोण डी 90 डिग्री है, इसलिए जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो यहां पर लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है डी क्यू है, इसको हम लिखेंगे डी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब पी डी लिख लेते हैं लंब का स्क्वायर, यानी लंब क्या है पी डी, तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है देखो वैल्यू पी डी की हमको निकालनी है, तो पी डी हम यहीं पर रखेंगे और ये वाली भुजा इस तरफ लिए जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस डी क्यू का स्क्वायर और बराबर में पी डी का स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो पी क्यू की वैल्यू ए है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस डी क्यू की वैल्यू सी है, तो सी का स्क्वायर कर लेंगे और बराबर लिखेंगे पी डी का स्क्वायर। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। अब हम दूसरा त्रिभुज लिखेंगे पी डी आर। पी डी आर में देखो ये वाला कोण जो डी दिया हुआ है कोण पी डी आर 90 डिग्री है, इसलिए यह कोण समकोण है। और अब हम पाइथागोरस में पी डी आर त्रिभुज में लगाएंगे, तब उसके अनुसार पी आर भुजा जो होगी वो कर्ण होगी, तो यहां पर लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है डी आर है, तो डी आर लिखेंगे डी आर का स्क्वायर प्लस लंब पी डी है, तो पी डी का स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर डी आर इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी पी आर का स्क्वायर माइनस डी आर का स्क्वायर और बराबर पी डी का स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर पी आर की वैल्यू कितनी डी है, पी आर की वैल्यू बी है, तो हम लिखेंगे बी का स्क्वायर माइनस डी आर की वैल्यू डी है, तो डी का स्क्वायर लिखेंगे और बराबर पी डी का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर इसको समीकरण संख्या 2 मानेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से देखो पी डी दोनों में बराबर है, इसलिए इस वाले पी डी की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरफ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और दूसरी तरफ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये लिख लेंगे। अब हमको ये जो है सिद्ध करना है ए बी एक तरफ होने चाहिए ए और बी वाले, तो हम बी इस तरफ लाएंगे और सी और डी एक तरफ होने चाहिए, तो सी उस तरफ ले जाएंगे।
तो देखो a लिखेंगे, a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। ये c का स्क्वायर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा c स्क्वायर, और ये माइनस का d स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। ऐसे ही इसमें भी फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन ए और बी की जगह पर सी और डी रखेंगे। तो यहाँ पर सी प्लस डी एक ब्रैकेट में और सी माइनस डी एक ब्रैकेट में रख लेंगे। तो यह कथन यहां पर जो है सिद्ध होता है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, माना x त्रिभुज ABC की भुजा BC पर कोई बिंदु है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। यह त्रिभुज हो गया ABC। हम यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। इसमें कहा x जो है ABC की भुजा BC पर कोई बिंदु है, BC पर, तो यहाँ पर हम कोई बिंदु एक मान लेते हैं, इसका नाम है x। अब यहाँ पर देखो क्या कहा, यदि BA व BA CA के समांतर क्रमशः XM व XN है। XM और XN जो है किसके समांतर हैं? BA और CA के समांतर हैं। तो सबसे पहले हम एक XN बना लेते हैं, इसको हम XN मान लेते हैं यह, और दूसरा जो है XM मान लेते हैं, तो इसको हम इस तरफ जो है मिला लेते हैं। अब यहाँ पर देखो इसको हम M मान लेते हैं। अब कहा था कि BA के समांतर है, तो BA के समांतर XM है और AC यानी CA के समांतर XN है, ये हो गया। यहाँ पर कहा इस प्रकार खींचे जाते हैं कि M व N पर मिलते हैं, M व N पर मिल रहे हैं। M N को T तक बढ़ाने से BC पर मिलती है, M N को T तक बढ़ाना है। अब M और N को जो है हमको कहाँ तक बढ़ाना है? T तक बढ़ाना है, जो BC पर मिलती है। BC इस वाले को हम बना लेते हैं। देखो ये कुछ इस प्रकार जो है बन गया, और ये जो है कहाँ मिल रहा है? T पर मिल रहा है, तो इसे हम T लिख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि TX का स्क्वायर बराबर TB मल्टीप्लाई TC के बराबर होगा। तो इसको हमें जो है सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज TX और M, यानी ये वाला त्रिभुज लेंगे। ये जो हमारा त्रिभुज दिया है TXM, ये त्रिभुज लेते हैं। इसमें जो है TXM में BN जो दिया हुआ है, BN यह जो है समांतर है किसके? XM के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज TXM। त्रिभुज TXM में देखो BN जो होगा ये किसके समांतर है? BN समांतर है XM के, यानी ये वाली भुजा BN है और ये जो है समांतर किसके है? XM के जो है समांतर है। तब हम कह सकते हैं समानुपातिकता प्रमेय से अब समानुपातिकता प्रमेय से हम लिखेंगे TB बटे, ये जो TB भुजा है इसको लिखेंगे, और बटे में पूरी भुजा TX। तो यहाँ पर लिखेंगे TB बटे TX बराबर जो होगा इस वाली भुजा यानी TN बटे TM के, TN बटे TM लिख लेंगे और इसको हम समीकरण संख्या 1 मानेंगे। ऐसे ही अब हम दूसरा त्रिभुज TMC लेंगे, यानी ये वाला पूरा त्रिभुज TMC। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज TMC में, इसमें जो है XN भुजा जो दी है ये CM के समांतर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखो XN समांतर है, यानी ये वाली भुजा XN जो है CM के क्या है? समांतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे XN समांतर है CM के। तब समानुपातिकता प्रमेय से अब इस वाली पूरी भुजा में हम फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे TX बटे TC, ये पूरी भुजा,
तो यहां पर लिख लेते हैं टी एक्स बटे टी सी बराबर, इस वाली भुजा में टी एन बटे टी एम लिखेंगे। इसको हम समीकरण 2 मानेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। यहां पर देखो Tn बटे टी एम सेम है, तो इसके बराबर में हम Tb बटे Tx और Tx बटे Tc लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे Tb बटे Tx और बराबर Tx बटे Tc, ये हम यहां पर लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, Tx की Tx से मल्टीप्लाई होगी तो Tx का स्क्वायर हो जाएगा और ये Tb मल्टीप्लाई Tc आ जाएगा। तो यही हमको यहाँ पर जो है सिद्ध करना था कि Tx का स्क्वायर जो है Tb मल्टीप्लाई Tc के होता है। तो यह कथन यहाँ पर सिद्ध होता है कि Tx स्क्वायर Tb मल्टीप्लाई Tc के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि दो त्रिभुज ABC व DBC, यहाँ पर दो त्रिभुज ABC और DBC दिए हैं जिनके आधार AC के एक ओर बने हैं और BC पर किसी बिंदु P से PQ समांतर है AB के और PR समांतर है BD, इस प्रकार खींचे गए हैं कि वे AC पर बिंदु Q तथा DC पर बिंदु R मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए QR समांतर है AD के। तो सबसे पहले हम जो है त्रिभुज यहाँ पर बनाएंगे। देखो इसको हम इससे मिला देते हैं, तो ये हमारा त्रिभुज ABC बन गया। सबसे पहले लिखेंगे ABC और दूसरा जो है त्रिभुज कहा था DBC, तो यहाँ पर इसको जो है हम इस वाले बिंदु से मिला देते हैं। तो ये हमारा दूसरा त्रिभुज DBC बन गया। अब यहाँ पर देखो AC के एक ओर स्थित है, AC के एक ओर स्थित है, BC पर किसी बिंदु P से PQ समांतर है AB। हमको PQ जो है एक लाइन खींचनी है, PQ देखो PQ ये वाली हो गई। ये जो है कहा है PQ समांतर है किसके, AB के, तो ये AB है, ये PQ है, इसको हम लिख लेते हैं P और इसको Q मान लेते हैं। PQ के समांतर है और PR जो है समांतर है BD के, तो PR एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर और इसको इस प्रकार जो है मिला लेते हैं, इसको हम R मान लेते हैं। तो PR कहा है समांतर किसके है, BD के, तो इस भुजा के समांतर हो जाता है। अब इसको हम जो है यहाँ पर मिला देते हैं, RQ यह भुजा हो जाएगी और यहाँ पर इन दोनों को जो है मिला देते हैं A और D को। तो यह हमारा चित्र जो है बन गया। अब इसमें प्रूव करना है कि QR जो है समांतर है AD के। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ABC। देखो ABC ये वाला त्रिभुज लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसमें जो है अभी त्रिभुज ABC में समांतर क्या था, PQ जो था AB के समांतर था, यानी ये वाली भुजा PQ समांतर किसके है, AB के। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं PQ समांतर है AB के, ये दिया हुआ है त्रिभुज में। तब हम कह सकते हैं कि ये जो भुजा BP है, BP बटे में जो है PC लिखेंगे और AQ बटे QC जो है लिखेंगे समानुपातिकता प्रमेय से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं BP बटे PC बराबर AQ बटे QC और इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। अब हमारा दूसरा त्रिभुज DBC में, तो यहाँ पर जो है त्रिभुज दूसरा ले लेते हैं DBC में और इसमें जो है समांतर कहा था PR जो है BD के समांतर है, यानी PR समांतर है BD के, यह जो है सवाल में कहा था। तब समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार BP जो होगा, यानी ये वाली भुजा, देखो त्रिभुज हमने ये वाला लिया है DBC, तो BP बटे PC लिखेंगे, BP बटे PC बराबर दूसरी भुजा यानी ये वाली भुजा DR बटे CR या फिर RC लिख सकते हैं।
इसको हम समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं। यहां पर देखो समीकरण 1 व 2 में बीपी बटे पीसी दोनों की वैल्यू बराबर है, तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में यहां पर दोनों की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब ये जो है बराबर में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे ए क्यू बटे क्यूसी ऊपर वाले से ये, और दूसरा जो है डी आर बटे सी आर लिखेंगे। यहां पर ये जो है समीकरण 1 व 2 से देखियो ए क्यू बटे क्यूसी और डी आर बटे आर सी, ये जो है त्रिभुज की वैल्यू बराबर आ रही है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि यह त्रिभुज जो होगा, यानी कि ये भुजा क्यू आर और ए डी, यानी क्यू आर ये और एडी ये वाली भुजा एक दूसरे के समांतर होगी। अब यहां पर एक चीज समझ लो, अगर जो हम त्रिभुज ये वाला ले ले एडीसी, तो इसके अनुसार अगर जो भुजा की के अनुपात में लिखेंगे तो यहां पर क्या होगा, देखो ये त्रिभुज है एडीसी ये, तो इसमें हम लिखेंगे अगर जो समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार, तो ये होगा ए क्यू बटे क्यू सी और बटे में होगा डी आर बटे सी आर, ये जो है इसी के जो है बराबर आ जाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्यू आर जो भुजा है वह जो है समांतर किसके है, एडी के है। तो यहाँ पर यह कथन जो है सिद्ध होता है कि एडी भुजा जो है समांतर किसके है, क्यू आर के है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, एक चतुर्भुज ABCD में कोण ABC व कोण ADC के अर्धक विकर्ण AC पर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। यहां पर A B C और ये D एक चतुर्भुज हो गया। अब इसमें जो है ABC ये चतुर्भुज है, इसमें कहा कोण ABC ADC के अर्धक हैं। देखो सबसे पहले हम विकर्ण खींच लेते हैं। ये और इसका जो है यहां से इस वाली भुजा को यहां पर जो है मिला देते हैं। अब यहां पर देखो इसको हम P बिंदु मान लेते हैं, इस वाले बिंदु को, और यहां पर जो है इसको Q मान लेते हैं। और अब हम इस सवाल को पढ़ते हैं। सबसे पहले ABC, देखो कोण ABC व ADC का अर्धक जो है AC पर मिलते हैं, A और C पर। देखो इनको अर्धक किया तो अर्धक जो है कहाँ, A और C पर मिल रहे हैं। यानी कोण BAD, कोण BA और D, कोण BCD के अर्धक विकर्ण BD पर मिलते हैं। विकर्ण BD पर जो है इसके अर्धक जो है मिलते हैं। ये हमको जो है सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले यहां पर देखो कि त्रिभुज ABC जो दिया हुआ है ABC, इसमें जो BP भुजा है यानी ये वाली BP, त्रिभुज ABC में ये जो BP दिया हुआ है ABC को, यानी कोण ABC को ये समद्विभाजित कर रहा है। यानी BP जो है क्या कर रहा है, ABC ये वाला कोण ABC में BP जो भुजा है ये कोण B को जो है क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में BP कोण ABC को समद्विभाजित करती है। तो ABC BP को कोण देखो त्रिभुज ABC में यह जो BP है कोण ABC को जो है समद्विभाजित करती है। तब अंतः कोण समद्विभाजक प्रमेय से लिखेंगे, अंतः कोण समद्विभाजक प्रमेय से
प्रमेय से, तब हम लिख सकते हैं ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर ए पी बटे ए पी ये वाली भुजा और बटे में पी सी लिखेंगे, ए पी बटे पी सी। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब दूसरा त्रिभुज देखो, त्रिभुज ए सी डी लेंगे, ए सी डी ये ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए सी डी में यहां पर देखो ये जो डीपी दिया हुआ है ये जो है कोण एडीसी का जो है समद्विभाजित कर रही है, यानी यहां पर लिखेंगे डीपी कोण एडीसी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, तब अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय से, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय से लिखेंगे, देखो एडी बटे डीसी, एडी बटे डीसी बराबर जो होगी एपी बटे पीसी के, एपी बटे पीसी यानी ये वाली भुजा, ये जो इसका दिया एसी भुजा, इसका एपी और बटे में पीसी लिखा गया। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 में देखोगे एपी बटे पीसी दिया गया है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, दोनों में देखो एपी बटे पीसी वैल्यू बराबर है, तब हम इसको जो है लिख सकते हैं ए बी बटे पीसी, ए बी बटे में बीसी और बराबर किसके होगा एडी बटे डीसी के, एडी और बटे में डीसी, ए बी बटे बी सी बराबर ए डी बटे डी सी। अब अगर हम ये वाली भुजा जो ए डी दी हुई इसको बी सी की जगह पर लिख दें और बी सी को यहाँ पर लिख दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ए बी बटे ए डी और बराबर किसके हो जाएगा बी सी बटे डी सी के, हम यहाँ पर लिख सकते हैं और इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए बी डी, यहां पर त्रिभुज कौन सा लेते हैं ए बी डी, तो यहां पर लिखेंगे देखो त्रिभुज ए बी डी में ए क्यू, ये वाला जो है ए क्यू है, ये कोण ए को जो है क्या कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है, तो बी ए डी को, कोण बी ए डी का समद्विभाजित या बी ए डी को समद्विभाजित करता है, करता है। तब हम लिख सकते हैं ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी और बराबर होगा बी क्यू बटे बी क्यू, ये वाली भुजा बी क्यू बटे डी क्यू, ये वाली डी क्यू। इसको यहां पर देखो हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब यहां पर जो है लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 में देखो यहां पर ए बी बटे ए डी दिया हुआ है, यहां भी ए बी बटे ए डी है और यहां भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। इसको लिख सकते हैं बी सी बटे डी सी, ये वाला, और बराबर किसके होगा बी क्यू बटे डी क्यू के, ये जो है बराबर हो जाएगा। तब हम अब हम अगला त्रिभुज सी बी डी लेते हैं। इसको हम चाहे तो समीकरण 5 मान सकते हैं या इसको छोड़ देते हैं यहां पर लिखकर। देखो यहां पर अगला त्रिभुज लिखेंगे, देखो इन दोनों से सिद्ध हुआ कि बी सी बटे डी सी जो है बी क्यू बटे डी क्यू के बराबर होगा। देखो बी सी ये वाली भुजा हो गई बी सी और दूसरी ये वाली भुजा डी सी, ये बराबर किसके है बी क्यू बटे डी क्यू के जो है क्या है बराबर है। अभी हमने तीसरे वाले में ए बी बटे ए डी से सिद्ध किया था कि ए बी जो है और ए डी ये बराबर किसके है बी सी और यहां पर जो है दूसरी भुजा डी सी के जो है क्या है बराबर। अब देखो यहां पर अब दूसरा त्रिभुज सी बी डी लेते हैं। त्रिभुज सी बी डी में
देखो बी डी, देखो यहां पर क्यों जो दिया हुआ है, ये त्रिभुज है सी बी डी, यानी ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला लिया गया, ये त्रिभुज, इसमें जो है क्यों ये बी डी को सी बी अनुपात सी डी, सी बी, देखो ये वाली सी बी और ये सी डी, यहां पर लिखा हुआ है सी बी और सी डी को जो है विभाजित करती है, सी बी अनुपात सी डी में विभाजित करती है। विभाजित करती है तब सी क्यू, तब जो सी क्यू है कोण बी सी डी, सी क्यू यानी ये वाला, और ये जो कोण दिया है बी सी डी यानी ये वाला, इसका जो है क्या है, समद्विभाजक है, बी सी डी का समद्विभाजक, समद्विभाजक है, तब हम कह सकते हैं कि कोण बी ए डी व कोण बी सी डी के अर्धक विकर्ण बी डी पर मिलते हैं। तो यह कथन यहां पर जो है सिद्ध होता है। हमारा अगला सवाल नंबर 12 है, एक त्रिभुज ABC में BD व CE दो ऊंचाइयां हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ये हमारा एक त्रिभुज ABC हो जाता है। यहाँ पर दो ऊंचाइयां दी हुई हैं, यानी कि BD और CE इनमें जो है भुजाओं पर लंब हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले लंब खींच लेते हैं। CE कहा है तो यहाँ पर AB भुजा से लंब जो है CE पर डाल लेते हैं, यानी ये वाला लंब हो गया, और इसका नाम जो है E रख लेते हैं। अब दूसरे में जो है कहा है कि लंब क्या है, DB है, तो ये वाला जो है यहां से जब हम लंब डालेंगे AC भुजा से, तो ये वाला लंब जो है क्या हो जाएगा, DB लंब जो है हो जाएगा यहां पर। तो अब देखो, अब हमारे यहां पर दो त्रिभुज बन गए। यहां पर देखो हम त्रिभुज लेते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ABD ABD, यानी ये वाला हमने त्रिभुज लिया है सबसे पहले, ये और ये वाला, यानी ABD, त्रिभुज ABD व दूसरा त्रिभुज जो हमारा होगा AEC लेंगे। ये वाला त्रिभुज AEC, ये वाला त्रिभुज हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं AEC। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो कि कोण A जो है ये कॉमन है दोनों में, तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर है कोण A के, यानी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। अब यहां पर देखो कि भुजा जो BD दी हुई है, यानी ABD त्रिभुज में, और दूसरा जो है AEC में BD जो है, यानी ये वाली भुजा ये CE के क्या है, बराबर है, ये CE के क्या है, बराबर है। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों ऊंचाइयां जो है इन भुजाओं से जो है खींची गई हैं, तो यहां पर हम भुजाओं के ऊपर ये क्या है, लंब डाले गए हैं, तो लंब ये दोनों जो है बराबर होंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं BD बराबर समान भुजा से डाला गया लंब जो है वो दोनों जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि लंब BD बराबर होगा लंब CE के, और ये दोनों क्या हैं, ये त्रिभुज की जो है ऊंचाइयां हैं ABD और AEC की। तो यहां पर अब देखो दूसरा कोण CE और A, यानी ये वाला कोण CEA, और इधर वाले त्रिभुज में जो है BDA, यानी ये वाला कोण, ये दोनों आपस में जो है बराबर हैं, क्योंकि यहां पर लंब डाला गया तो ये कोण 90 डिग्री होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण CEA बराबर है कोण BDA के।
कितने डिग्री है, 90 डिग्री, क्योंकि ये जो है कोण क्या है, लंब डाले गए हैं और लंब जब डाले जाते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी जैसे ये रेखा, इस पर जब हम लंब डालते हैं तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो कोण ए ई सी, या फिर हम इसको जो है क्या लिख सकते हैं, सी ई ए, तो ये बराबर किसके होगा, बी डी ए के बराबर होगा। अब हम कह सकते हैं कि भुजा, देखो कोण भुजा कोण प्रमेय से, कोण भुजा कोण प्रमेय से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए ई सी के। तो यह कथन जो है यहां पर सिद्ध होता है। अब हमारा अगला सवाल नंबर 13 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ऐसे 4 त्रिभुज बनाती है जो दिए गए त्रिभुज के समरूप है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, ए बी और सी। इनके जो है मध्य बिंदु हम ले लेते हैं, एक यहां पर है, एक ये और एक ये। इन सभी को जो है क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखो ये जो है 4 त्रिभुज बन गए, एक ये एक और एक, 4 त्रिभुज बन गए। अब इनमें जो है नामकरण कर लेंगे, इसको लिख लेते हैं डी, फिर ई और दूसरे को एफ लिख लेते हैं। ये 4 त्रिभुज हो गए। अब हमको बताना है कि यह त्रिभुज जो चारों हैं ये एक दूसरे के समरूप हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, यहां पर जो दिया हुआ है एफ लिखे जो माने हैं, एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है और ए सी का मध्य बिंदु जो है ई है। अगर हम कहें यहाँ पर कि एफ ई जो होगा, एफ ई ये समांतर किसके होगा, बी सी के जो है समांतर होगा, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु के प्रमेय से यह जो है क्या होगा, यह जो है एक दूसरे के समांतर होगा। तब हम लिखेंगे, अब देखो पहला त्रिभुज, त्रिभुज लिख लेते हैं। त्रिभुज मानेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए एफ ई, ए एफ ई और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे। देखो ए एफ ई ये पहला त्रिभुज है और बड़ा वाला त्रिभुज इसके समानुपात में सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहां पर देखो कि ए एफ ई इसमें कोण ए और ए बी सी में कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहां पर हम जो है लिख सकते हैं कोण ए बराबर है कोण ए के। ये हम पहला कथन जो है स्पष्ट करते हैं। अब यहां पर देखो ए एफ ई यानी ये वाला कोण ए एफ ई, ए बी सी यानी कोण बी कह सकते हैं, इसके जो है इसका एफ और इसका बी ये संगत कोण है। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण ए एफ ई बराबर है कोण ए बी सी के। क्यों? क्योंकि यह जो है इसका क्या है, संगत कोण है, इसलिए यह आपस में बराबर है। तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए एफ ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। देखो यह त्रिभुज जो है यहां पर सिद्ध हो गया कि यह त्रिभुज जो है क्या है, यह समरूप है। अब इसी प्रकार से जैसे देखो हमने ए एफ ई सिद्ध किया ए बी सी के अनुसार कि यह जो है त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज जैसे एफ बी डी, इसी प्रकार से इसमें जो है बी कोण उभयनिष्ठ है और पूरा त्रिभुज लेंगे तो उसमें भी बी कोण उभयनिष्ठ होगा। ऐसे ही दूसरा वाला त्रिभुज यानी ये सी वाला, सी डी ई, ये दो है क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ हो जाएंगे, यानी इसमें भी त्रिभुज जो होंगे समरूप हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हम लिख लेते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज एफ बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो हम ठीक इसी तरह से जो है दूसरे वाले को सिद्ध कर सकते हैं। और तीसरे वाला यानी कि यहां पर जो दिया हुआ है
EDC, इसको भी इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज EDC भी समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तो ये तीनों जो है यहां पर देखो त्रिभुज समरूप हो गए, यह हमने जो है सिद्ध कर दिया। अब बचा है बीच वाला त्रिभुज DEF, इस वाले त्रिभुज को हम सिद्ध करेंगे। यहां पर अब समझो, सबसे पहले देखो DE जो भुजा दी हुई है, DE ये वाली भुजा, ये जो है समांतर किसके है, AB के जो है क्या है, समांतर है। तो हम यहां पर लिखेंगे भुजा DE समांतर किसके है, AB के। DE भुजा जो है समांतर है AB के, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि DE यानी ये वाली भुजा जो DE है वो जो है AF के जो है समांतर होगी, यह जो है हम कह सकते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं DF, ये वाली भुजा DE लिखेंगे और इसको किसके समांतर, AF के। तो यहां पर लिख लेते हैं DE समांतर होगा AF के। इसको हम चाहे तो समीकरण 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अब देखो दूसरा वाला, देखो दूसरी तरफ हम भुजा लेंगे DF। यहां पर देखो ये वाला DF हो गया, ये AC के क्या है, समांतर है। तो यहां पर लिख सकते हैं DF समांतर है AC के। तब हम यहां पर देखो लिख सकते हैं AE भुजा के, यानी कि DF जो होगा AE के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं DF समांतर होगा AE के। इसको हम समीकरण संख्या 2 लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर चतुर्भुज जो है AEDF, ये पूरा जो है समांतर चतुर्भुज बन गया। तब हम कह सकते हैं, तब चतुर्भुज AEDF एक समांतर चतुर्भुज होगा। यह हम जो है यहां पर कह सकते हैं, क्योंकि यह जो है इसके क्या है, भुजाएं जो है समांतर हैं। तो हम कह सकते हैं यह जो चतुर्भुज बना हुआ है AEDF, यह जो है क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। और इसी प्रकार जो दूसरा त्रिभुज, जैसे हम यहां पर कह सकते हैं कि BCE और F, यानी ये जो बन रहा है BCEF, यह भी एक जो है क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि BCEF भी एक समांतर चतुर्भुज होगा समरूप प्रमेय के अनुसार। तो यहां पर दोनों चतुर्भुज कैसे होंगे, ये समांतर होंगे। तब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC व DEF, यानी बीच वाला त्रिभुज DEF में। अब देखो यहां पर जो कोण A दिया हुआ है, ये जो है ED यानी EDF के जो है क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि किसी चतुर्भुज के विकर्णवत कोण जो होते हैं, यानी विपरीत कोण, वो जो है बराबर होते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि कोण A बराबर होगा कोण D के, क्योंकि यह चतुर्भुज का विकर्णवत कोण है। और B जो कोण होगा, देखो यहां पर जो B कोण होगा दूसरे वाले में, DEF के जो है क्या होगा, बराबर होगा। ये भी क्या है, यह भी जो है विकर्णवत कोण दूसरे वाले चतुर्भुज BCEF का है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कोण B बराबर होगा किसके, देखो इसको लिख लेते हैं DEF के। और ये कोण आपस में बराबर क्यों है, क्योंकि यह जो है एक चतुर्भुज के विपरीत कोण है, इसलिए आपस में बराबर हैं। तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो दिया हुआ है, ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। तो यहां पर देखो हमने जो है चारों त्रिभुज, इसमें कहा था 4 त्रिभुज जो बन रहे हैं और वो दिए गए त्रिभुज से जो है समरूप होंगे। तो यहां पर देखो हमने 3 त्रिभुज जो है सिद्ध कर दिए थे कि समरूप थे। तो यह अगला भी त्रिभुज जो है हमने सिद्ध कर दिया कि यह भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अर्थात जितने भी त्रिभुज बने हैं इसमें, वो सारे ABC के क्या हैं, समरूप हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी त्रिभुज ABC में D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC।
ये त्रिभुज हमारा हो गया ए बी सी, और इसका डी भुजा बी सी का जो है मध्य बिंदु है। तो ये जो है हम यहाँ से एक जो है लंब खींच लेते हैं, यानी मध्यिका बना लेते हैं, और ये जो है क्या होगा, ये जो है सीधी भुजा है और डी जो है इसका मध्य बिंदु है, यानी ये बी डी बराबर डी सी के है। अब यहाँ पर देखो, ये भुजा जो बी डी है ये किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। तो दिया है बी डी बटे डी सी, यानी बी डी बटे डी सी ए बी बटे ए सी के, तो सिद्ध कीजिए ए डी कोण ए का अर्धक है। तो अब हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं। सबसे पहले डी सी, देखो डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बी डी जो होगा, बी डी बराबर किसके होगा, डी सी के जो है बराबर होगा मध्य बिंदु प्रमेय से। यहां पर हम मध्य बिंदु के प्रमेय से कह सकते हैं कि बी डी बराबर डी सी के। अब ये जो दिया है बी डी बटे डी सी, इसको हम लिख लेते हैं बी डी बटे डी सी बराबर ए बी बटे ए सी। ये जो दिया हुआ है इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, ये वाला। अब यहां पर बी डी की जगह पर हम डी सी लिख सकते हैं, तो यहां पर बी डी दिया हुआ था तो बी डी की जगह पर डी सी लिखेंगे, और बटे में डी सी दिया है तो इसको हम डी सी लिखेंगे बराबर ए बी बटे ए सी। ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। डी सी से डी सी कट जाएगा, एक आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बी इक्कम ए बी हो जाएगा और बराबर ए सी इक्कम ए सी हो जाएगा। ए बी भुजा जो होगी, यानी ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, ए सी के बराबर होगी। यानी यहाँ पर ए बी बराबर किसके आ गया, ए सी के, और बी डी बराबर डी सी के। यह जो है यहाँ पर दिया हुआ है। और एक चीज समझ लो, एडी जो है इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं तीसरा वाला एडी बराबर एडी। ये जो है क्या है, उभयनिष्ठ है। और किसमें उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में। दोनों त्रिभुज कौन कौन से हैं, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए डी सी में। ये हम सबसे पहले लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी व ए डी सी में। तो यहाँ पर देखो कि भुजाएं तीनों जो है क्या है, एक बराबर हैं, समानुपात में है दोनों जो है दोनों तरफ की। तो हम यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी के। तो यहां पर यह त्रिभुज जो है क्या है, सर्वांगसम है। तब हम कह सकते हैं कि कोण बी ए डी, कोण ए बी ए डी बराबर होगा कोण डी ए सी के। देखो बी ए डी यानी ये वाला कोण, और बराबर किसके होगा, डी ए सी यानी इस वाले कोण के। तो हम कह सकते हैं अतः एडी जो होगी भुजा, वह कोण ए का अर्धक होगी। यहां पर जो है यह कथन सिद्ध होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में PDC का मध्य बिंदु है। सबसे पहले एक हम समांतर चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज ABCD हो गया। इसमें कहा है PDC का मध्य बिंदु है। P जो है DC का मध्य बिंदु है, यानी ये वाला, यहाँ पर हम P बिंदु लिख लेते हैं। फिर कहा है तथा एक बिंदु Q भुजा AC पर इस प्रकार है। यहाँ पर Q बिंदु जो है कहा है भुजा AC, तो यहाँ पर AC को हम जो है मिला लेते हैं। ये हमारा विकर्ण, इसको जो है मिला लेते हैं। अब कहा है यहाँ पर कि AC पर Q भुजा AC पर इस प्रकार है कि CQ जो बराबर है CQ वो 1/4 है AC का, यानी चौथाई है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार जो है कुछ मिला लेते हैं और इस वाले बिंदु को Q मान लेते हैं यहाँ पर। और ये जो है किसका 1/4 है AC का, टोटल भुजा का 1/4 भाग है CQ।
तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। अब देखो AC को, अब PQ AC ये हो गया, PQ को बढ़ाने पर यह BC से बिंदु R पर मिलती है, इसको हम R तक बढ़ा लिए हैं, यानी Q से लेकर R तक। तो सिद्ध कीजिए R भुजा BC का, R भुजा जो है BC का मध्य बिंदु है, ये बताना है। तो अब हम इसके विकर्ण को जो है मिला लेते हैं, D और B को, इसका मध्य बिंदु O मान लेते हैं इसको, और अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, इसमें जो भुजा CP दी हुई है, ये वाली भुजा CP, ये जो है आधी है भुजा CD की, यानी CP जो दिया हुआ है, क्योंकि यह जो है CD का क्या है, मध्य बिंदु है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि CP, ये जो CP भुजा है ये 1/2 है किसकी, CD की, यानी CD जो है ये आधी है, और आधी इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। तब हम यहां पर कह सकते हैं, देखो यहां पर देखो, ये जो कर्ण दिया हुआ यानी विकर्ण AC जो है, इसका मध्य बिंदु O है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि OA जो होगा ये OC के जो है क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं OA बराबर OC, यानी ये इसका क्या है, विकर्ण है, और विकर्ण ये दोनों DB और AC विकर्ण है, जहां पर काट रहे हैं उसका मध्य बिंदु O है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, OA और OC। दूसरा देखो, OC जो भुजा दिया हुआ है OC, वो जो है AC का आधा है, क्योंकि ये OA और OC बराबर है, तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि OC बराबर जो होगा 1/2 होगा AC का, यानी OC ये वाली भुजा, पूरी भुजा कौन सी, AC वाली पूरी भुजा, उसका क्या है, आधा है। अब देखो यहाँ पर CQ भुजा जो दिया हुआ है CQ, ये वाली C से लेकर Q तक, ये OC का क्या है, आधा है, क्योंकि ये जब पूरे का आधा है और ये इसका मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि CQ जो होगा वो 1/2 होगा किसका, OC का 1/2 होगा। तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तब यहाँ पर जो DO दिया हुआ है DO, ये जो है समांतर किसके हो जाएगा, PQ के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं DO समांतर PQ के, यानी ये वाली भुजा जो है इस भुजा के क्या है, पैरेलल है, यानी समांतर है। तब अब देखो यहाँ पर दूसरी भुजा DB, ये जैसे दी हुई है DB, ये वाली पूरी भुजा किसके समांतर हो जाएगी, इस पूरी वाले भुजा PR के। तो हम यहाँ पर जब DO समांतर PQ के है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भुजा जो DB दी हुई है, यानी विकर्ण जो DB है, वो जो है समांतर किसके होगा, PR के जो है समांतर हो जाएगा। तब समानुपातिकता प्रमेय से हम लिख सकते हैं CP/DP, ये CP भुजा हो गई, ये DP हो गई, तो यहाँ पर लिखेंगे CP/DP, और ये जो बराबर किसके होगी, ये वाली भुजा, यानी CR और बटे में RB के। ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो, DP भुजा, अभी कहा था कि DP जो है CP के क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि यह इसका मध्य बिंदु था, तो यहाँ पर चाहो तो लिख भी सकते हो, चूंकि DP बराबर किसके है, CP के, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, CP की जगह पर DP या DP की जगह पर CP। तो यहाँ पर लिख लेते हैं DP/DP बराबर CR/RB। DP से DP कट जाएगा, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो CR एकम CR हो जाएगा, और बराबर किसके आ जाएगा, RB के। यदि ये भुजा CR, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि यह भुजा जो दी हुई है, यानी बिंदु R जो है, यह इसका क्या है, मध्य बिंदु है। तब हम कह सकते हैं CR बराबर RB के है, तब R भुजा BC का जो है मध्य बिंदु होगा। तो यह जो है हमारी भुजा CR जो है, ये किसके बराबर आ गई, RB के। तो हम कह सकते हैं कि यह जो R है, यह जो है क्या है, मध्य बिंदु है, यानी BC को दो भागों में, दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। सतह पर दीवार के तल से 15 मीटर दूरी पर लगी एक सीढ़ी 20 मीटर ऊंचाई पर लगी है, खिड़की तक पहुंचती है। सबसे पहले ये वाली जो है क्या है, दीवार है और इस पर एक सीढ़ी लगी हुई है। यहाँ से कहा है कि 15 मीटर दूरी पर, तो ये जो है 15 मीटर दूरी पर क्या है, एक जो है दीवार है। तो ये हमारी क्या हो गई, 15 मीटर की दीवार, और ये 20 मीटर ऊंची जो है क्या है, ये दीवार है। देखो ये यहाँ सीढ़ी से लेकर दीवार तक के बीच की दूरी दी हुई है यहाँ पर, और हमको सीढ़ी की ऊंचाई यानी ये वाली कर्ण चाहिए। ये जो है समकोण त्रिभुज बना रहा है, इसका हम नामकरण करेंगे ABC रख लेते हैं। तब हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लगाएंगे AC का स्क्वायर बराबर जो होगा OBC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। BC की वैल्यू जो दी है वो 15 है, तो हम 15 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस AB का वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर। यहाँ पर हम AC का स्क्वायर लिखेंगे। देखो 15 का स्क्वायर 15 15 ही हम 225 और 20 20 ही हम 400 होता है, तो ये लिख लेंगे। यहाँ पर AC दिया है तो AC लिखेंगे और स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा। 225 और 400 जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा और अंडर रूट लगाएंगे। 625 जो होता है वो 25 का होता है, यानी यहाँ पर AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 मीटर आ जाएगी। अंडर रूट 625 का 25 होता है, तो यहाँ पर सीढ़ी की ऊंचाई कितनी आ गई, 25 मीटर। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि DE समांतर है BC के। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लिए हैं एक ABC। इसमें जो है कहा है कि DE जो है समांतर BC के है, तो DE ये वाली भुजा हो गई, ये समांतर किसके है, BC के। AD की वैल्यू 3 दी हुई है तो हम 3 लिखेंगे, AE की 2 है तो 2 लिख लेंगे और DB की 6 है तो 6 लिखेंगे। EC की वैल्यू ये वाली हमको ज्ञात करनी है। तो अब हम समरूप त्रिभुज के प्रमेय के अनुसार जो है फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू लिखेंगे। देखो समरूप त्रिभुज के अनुसार AD बटे दूसरी वाली भुजा नीचे वाली DB लिखेंगे, AD बटे DB बराबर AE बटे AE ये भुजा हो गई और बटे में EC लिख लेंगे। यहाँ पर AD की वैल्यू 3 है और DB की 6 है तो हम 6 लिखेंगे और बराबर लगाएंगे। AE की वैल्यू 2 है और EC की x माना है तो x लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब x की गुणा 1 से होगी तो x एकम x हो जाएगा, 2 की गुणा 2 से होगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और मात्रक सेंटीमीटर लिख लेंगे, यानी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमारा अगला सवाल नंबर 18 है। यदि दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः 169 और 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो संगत भुजाओं के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले का हम क्षेत्रफल A1 मान लेते हैं और दूसरे का A2 मान लेते हैं। उनकी संगत भुजाओं को A1 और A2 मान लेते हैं। तब हम फार्मूला लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर स्मॉल A1 का स्क्वायर बटे स्मॉल A2 का स्क्वायर। इनका क्षेत्रफल A1 कितना दिया है 169 लिखेंगे और A2 कितना दिया है 225, तो ये लिख लेंगे। A1 और A2 का स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा और बराबर A1 बटे A2 आ जाएगा। 169 का अंडर रूट जो होता है 13 होता है और 225 का जो होता है 15 होता है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे बराबर A1 बटे A2। अब A1 और A2 को अनुपात के रूप में लिखेंगे तो A1 अनुपात A2 बराबर, पहला अनुपात A1 है तो A1 की वैल्यू 13 लिखेंगे, दूसरा A2 है, A2 की वैल्यू 15 है तो 15 लिखेंगे, यानी A1 अनुपात A2 बराबर 13 अनुपात 15 हमारा आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 18 का।